हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि जो कांटेक्ट प्रोसेस होती है ना, उससे हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं और उसके लिए जो रिएक्शन होती है ये है। आगे बताया हुआ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वही रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए। कैलकुलेट करना है आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की। यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हैं और रिएक्टेंट के लिए भी। तो कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पर देखो रिएक्टेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। तो पहले सल्फर डाइऑक्साइड के लिए लिखते हैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, तो यहाँ पर डेल्टा और क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम। जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इस तरह से हम उसे लिख देते हैं कोफिशिएंट को। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, यूज होती है, ये कंज्यूम होती है इनकी अमाउंट, तो इसलिए यहाँ पर क्या साइन यूज करते हैं, नेगेटिव। क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, तो डिक्रीज हो रही है इसकी कंसंट्रेशन, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। इक्वल टू में देखो क्या लिखेंगे भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, डेल्टी। आगे क्या आएगा, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो सेम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है भाई, 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। और यहाँ पर क्या है, डेल, और साथ में क्या भाई, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल टी। अब देखो यहाँ पर ये O2 भी क्या था भाई, रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन हो गई इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। आगे देखो, अब आपको क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो ये है। ठीक है, वो आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, O2 के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि जो भी O2 की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है वही रेट ऑफ रिएक्शन है। कैलकुलेट करना है आपको SO2 के लिए, तो यानी कि यहाँ पर आप क्या करो, इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, हम इन दोनों एक्सप्रेशन को देखते हैं, बाकी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁴। ये यूनिट लिख लेना यहाँ पर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इसके इक्वल आ जाएगा 1/2 और ये डेल और कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, डेल टी। अब ये 1/2 इधर इस साइड ऐसे है, तो ये दूसरी साइड क्या हो जाएगा भाई, जाकर ऊपर डिवीजन मतलब मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, डेल कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2.5 इंटू में 10⁻⁴। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 5 इंटू 10⁻⁴। और जब आप ये इसे डेसिमल को चेंज करोगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा भाई, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, 50 इंटू में 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ से आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, सिर्फ इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, यहाँ पर ये शो कर रहा होता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन आर। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑल ऑफ दीज, इन सारे ही फैक्टर्स पे क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स है किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट होगी, कंसंट्रेशन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड है यहाँ पर कि टेम्परेचर, तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है भाई, इंक्रीज हो जाएगी। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेज। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट तो आपको पता ही है, ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, यानी कि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि आपने कौन से रिएक्टेंट लिया है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इसके नेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है भाई, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड होते हैं। और देखो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, प्रेशर होता है। प्रेशर तब अफेक्ट करता है जब हम क्या लेते हैं भाई, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, गैशियस होते हैं। ठीक है, अगर गैशियस रिएक्टेंट है तो वहां पर प्रेशर क्या है भाई, अफेक्ट करेगा रिएक्शन को। और क्या होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट होती है। विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेज। क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
कि आप कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करोगे रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। अभी हमने देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखो भई, रेट लॉ और रेट इक्वेशन शोज़ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो रेट लॉ होता है या फिर आप बोल सकते हो रेट इक्वेशन होती है, वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ही होता है। तो देखो रेट लॉ क्या होता है, एक बार हम इसे समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, ये ए बी बी और ये क्या है भई, कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर सी सी प्लस में डी डी। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ जो रेट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट लेते हैं किसका, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ए और ये बी, तो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन और क्या होता है रेज टू द सम पावर, तो ये क्या है, यहाँ पर इसकी पावर हमने एक्स मान ली और ये वाई आ गई। अब देखो यहाँ पर ये जो x और y है ना, ये इस कोएफ़िशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये ज़रूरी नहीं है। तो a और b यहाँ पर क्या है, ये जब हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो उसके लिए कोएफ़िशिएंट जो यूज़ होते हैं ये तो वो हैं। बट यहाँ पर ये जो x और y की वैल्यू होती है ना, ये कैसे आती है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। तो ये इक्वल भी हो सकते हैं, a और b की वैल्यू x और y के, और ये डिफरेंट भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन के लिए हर केस में क्या आए भई, सेम आए। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ए और बी कंसंट्रेशन ही है, तो यानी कि रेट लो को हमने किसके टर्म्स में लिखा है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर देखो ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो ऑप्शन आपको सी दिया है वो क्या दिया है भाई, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर मोल पर लीटर पर सेकंड। इसने बोला है कि जो रेट कांस्टेंट होता है ना वो क्या होता है, के होता है। इसकी यूनिट बता दी आपको, मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। तो देखो ये यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, बट किसके लिए होती है, जीरो ऑर्डर के लिए होती है। कौन सी रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए है। तो यानी कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो डिफरेंट आती है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो के की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, पर सेकंड या फिर पर मिनट होती है। ओके, तो अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग आई है और जीरो ऑर्डर के लिए अलग आई है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो मोल पर लीटर पर सेकंड ही होती है, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। फिर देखो ऑप्शन नंबर डी आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया है कि भाई फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दी हुई है और इसके लिए ये बोला है कि जो यहाँ पर रेट है, अगर हम ए को यहाँ पर ये बोलते हैं ए की पावर एक्स और बी की पावर को हमने वाई बोला है, तो ये बोला है कि ए और बी क्या है, आर ऑलवेज इक्वल टू द एक्स वाई। तो ये तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो यहाँ पर कोफिशिएंट है ये इन्हीं के इक्वल होता है, एक्स और वाई। तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आया था, अभी करेक्ट स्टेटमेंट क्या आई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखो, द रेट लो एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर देखो आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और NO2 बन रहा है, और इसके लिए जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर इस रेट लो एक्सप्रेशन को देखकर आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले जो भी आपको रेट लो एक्सप्रेशन दिया हुआ है रिएक्शन के लिए, उसकी हेल्प से आप क्या करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो भी ये रेट लो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग जो रेट का एक्सप्रेशन है, इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इनकी जो पावर है इनको ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 2, और इस O2 की पावर क्या है, 1, तो 2 + 1 = 3। तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया है, n की वैल्यू आई है, वो क्या आई है आपके पास, 3 आई है। अब देखो आप इजीली रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो वो होता है मोल पर लीटर, और इस पूरे की पावर क्या होती है, 1 माइनस एन और पर सेकंड। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, देखो 3 है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थी ना, तो इस एन की वैल्यू को क्या करो, 3 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3, और ये पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके मोल पर लीटर, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी भाई, -2 और पर सेकंड। देखो इस तरह से आपको कोई आंसर दिया हुआ है, तो देखो इस टर्म में आपको कोई आंसर नहीं दिया हुआ, तो यानी कि इस मोल पर लीटर को और सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर क्या आ जाएगी, मोल -2, और यहाँ पर क्या है, ये लीटर की पावर -1 और इस पूरे की पावर -2 है। तो ये -1 और -2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, लीटर स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या आ गया, पर सेकंड। तो देखो ऐसा आंसर आपको कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, इट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमने क्या किया है, देखो रेट लॉ से पहले ऑर्डर फाइंड आउट किया, और फिर जनरल फॉर्मूला जो होता है रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट कैलकुलेट करने का, उसमें यहाँ पर n की वैल्यू को, ऑर्डर की वैल्यू को पुट कर दिया, और फिर हमारे पास क्या है भाई, रेट कांस्टेंट की यूनिट। देखते हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज। यहाँ पर देखो आपको एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, और इस रेट कांस्टेंट की हेल्प से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है कि क्या आएगा।
तो देखो रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है भई, एक रिलेशन होता है। आप क्या कर सकते हो, इस रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। जैसे देखो 0 ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसके लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो जहाँ पर भी रेट कांस्टेंट के पीछे ये वाली यूनिट लगी हुई है, आप देखते ही समझ जाओगे कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है भई, वो 0 ऑर्डर की है। ऐसे ही देखो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन रहती है उसके लिए जो यूनिट होती है वो होती है पर सेकंड या फिर आप बोल सकते हो पर मिनट। तो अब जिस भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू के पीछे ये यूनिट लगी हुई है, आप समझ जाओगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है इसमें कौन सी यूनिट है, पर मिनट है। सिर्फ ओनली टाइम की ही यहाँ पर क्या दी हुई है, यूनिट दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। इट मींस ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की और रेट ऑफ रिएक्शन की, दोनों की यूनिट सेम आती है। तो देखो इसका आंसर तो क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं कि कैसे होता है। सपोज देखो हम यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ जो इसका रेट का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। ठीक है, कि भाई रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे लिखते हैं ना रेट लो, कि भाई रिएक्टेंट जो भी होता है उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर के और इस आर, मतलब ये कंसंट्रेशन लिखेंगे इसकी। जो जीरो ऑर्डर होता है ना, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर क्या हो गई, जीरो। अगर इसकी पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, किसी की भी पावर 0 होने का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर देखो जो रेट है, रेट किसके इक्वल आ गया, के, और के क्या है भई, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो के की यूनिट है, जो इस रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी वो क्या बनेगी, वही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आएगी। अभी हमने देखा था कि जो 0 ऑर्डर होता है उसके लिए जो यूनिट आती है वो क्या आती है भई, मोल पर लीटर पर सेकंड आती है। आप चाहो तो इसे जो यूनिट कैलकुलेट करने का जनरल फ़ॉर्मूला होता है उसमें एन की वैल्यू को 0 पुट करके भी चेक कर सकते हो, यही यूनिट आएगी। तो इस तरह से देखो जो के की यूनिट है वही इसकी यूनिट है, तो के की यूनिट तो ये होती है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी यही आएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, 0 ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड्स ए एंड बी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पर आपको ए और बी रिएक्टेंट दिए हुए हैं और 1 मोल देखो यहाँ पर आपको ए दिया है और 2 मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ सी प्रोडक्ट बन रहा है। आगे बताया क्वेश्चन में कि कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ए और बी वर चेंज, या तो ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या फिर बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट रखा है। ऐसे समझो, देखो अगर आपने ए की कंसंट्रेशन को चेंज किया है तो बी की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। और अगर आप बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे हो तो ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पर जो रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन बनेगा, रेट लो का एक्सप्रेशन बनेगा, वो आपको यहाँ पर करेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि क्या आएगा। सबसे पहले तो जो यहाँ पर आपको रिएक्शन दी हुई है ना, इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखो। तो ये क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर ये क्या है, ए है और फिर इसकी कंसंट्रेशन लिखी और ये बी की लिखी। अभी मैंने आपको बताया था पीछे रेट लो में कि जो ए और जो बी के कोफिशिएंट रहते हैं वो जरूरी नहीं होता कि इनकी पावर ही बने। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी पावर से रेज हो रहा है, एक्स से, और बी की वाई से। अब देखो यहाँ पर ये जो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं ना, 1, 2, 3, इसके लिए 1, 2, 3 के लिए यही वाले एक्सप्रेशन को लिखो और साथ में क्या है, ये जो ए और बी की कंसंट्रेशन दी हुई है ये वाली लिखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड के लिए लिखते हैं पहले। तो इसके लिए मैं R1 लिख देती हूँ और इसके लिए R2 लिख देती हूँ। तो यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी दे रखी है भाई, 0.30, और ये इसकी पावर आ गई x, और बी की कंसंट्रेशन क्या है, 0.30, और इसकी पावर आ गई y। अब अपोन में क्या है भई, यहाँ पर हम दोनों का रेशियो लेंगे तो इसलिए मैं डायरेक्ट अपोन में लिख देती हूँ। तो यहाँ पर R2 इज़ इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की कंसंट्रेशन देखो क्या है भई, 0.30, और ये आ गया x, और यहाँ पर क्या है, ये y की आ जाएगी, कितनी दे रखी है भई, 0.60 y। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन ये किसके इक्वल आएगी, जो रिएक्टेंट की है। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू में यहाँ पर जो ये सी के लिए दिया हुआ है फर्स्ट केस में वो क्या है, 0.10, और अपॉन में इसके लिए क्या गिवन है, 0.40। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू है ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 की पावर y, और यहाँ पर क्या है, ये 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 आ गया, तो 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 का पूरे का क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर लिख दोगे। y की वैल्यू यहाँ पर जब इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगी, ये y की वैल्यू क्या बन गई भाई, यहाँ पर 2 आ गई। इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरे के लिए कैलकुलेट करना है। y देखो किसके लिए पावर था,
बी के लिए। तो अब यहाँ पर बी ये ए वाली वैल्यू कैंसल हुई थी, तो अब आप क्या करो, इस तरह से यहाँ से डाटा देख लो जिसमें क्या हो जाए, बी की वैल्यू कैंसल हो जाए और ए की वैल्यू बचे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसमें अब हम ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या है, फर्स्ट और थर्ड में बी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर देखो R1 अपॉन में R1 के प्लेस पे मैं इसकी कंसंट्रेशन ही लिख लेती हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 0.10 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है 0.30 और इसकी पावर क्या आ जाएगी x, और यहाँ पर क्या है देखो बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.30 और y। इसके लिए लिख लेती हूँ थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 0.20, रेशियो में ही लिख लेते हैं 0.20 इक्वल टू में यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन क्या है देखो 60 और इसकी पावर एक्स, और बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.30 और इसकी पावर क्या है वाई। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो सेम है, कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर क्या बचा 1/2 इक्वल टू में यहाँ पे भी क्या आएगा कैंसिल होके 1/2 की पावर एक्स। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर सेम है ब्रैकेट के अंदर, तो यानी कि आप इसे इक्वेट कर सकते हो, तो इसकी पावर मैं 1 बोल सकती हूँ, तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब देखो यहाँ से आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा रेट का वो क्या बन जाएगा भाई, जो रेट का एक्सप्रेशन बनेगा वो आ जाएगा R इज इक्वल टू में के, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। ए की कंसंट्रेशन की पावर क्या थी एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आई है 1, और बी की जो कंसंट्रेशन थी उसकी पावर क्या थी वाई, और वाई की वैल्यू क्या आई है 2। तो यहाँ से जो रेट का एक्सप्रेशन आया वो ये आया। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिया है। तो इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो यहाँ से देखो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। 2+1 कर देंगे तो क्या आ गया 3 आ गया। क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो देखो पहले हम पूरी रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं, जो आपको पूरी रिएक्शन दी हुई है इस पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, क्या लिखते हैं हम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/5 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। और फिर डेल का साइन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन अपॉन में क्या आ जाएगा चेंज इन टाइम, इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर कंसंट्रेशन ऑफ BrO3, यहाँ पर डेल का साइन भी आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई डेल टी। ये किसके इक्वल बनेगा यहाँ पर, और क्या है रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/6 और क्या आ जाएगा डेल, और ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और अपोन में क्या आ जाएगा भाई डेल टी। अब प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, रिएक्टेंट के तो सारे मोल्स हो गए, इक्वल टू में यहाँ पर क्या है 3 मोल्स हैं, तो इसके लिए आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर ही आ जाएगा डेल, ये आ गया Br2 और अपोन में क्या आ गया डेल टी। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई, देखो 3 मोल्स ऑफ H2 है, तो ऐसे ही क्या आ जाएगा इक्वल टू में 1/3 और ये डेल और कंसंट्रेशन ऑफ H2O और अपोन में क्या आ जाएगा डेल टी। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर, बट जब आप ये ऑप्शन देखते हो तो देखो ऑप्शन में आपको सिर्फ 2 ही आयन की टर्म्स में बात की हुई है, एक तो ब्रोमाइड और एक हाइड्रोजन, तो इन दोनों को ही हम देखते हैं। तो देखो ब्रोमाइड और जो हाइड्रोजन है वो दोनों ही क्या है भाई, देखो यहाँ पर एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसको बीच में से क्या कर देते हैं अभी हम एलिमिनेट कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो ये दोनों आपस में इस तरह से इक्वल है। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पे देखो 6 तो गायब ही कर दिया इन्होंने, बट यहाँ पर क्या है, ये देखो 6 तो आएगा ही, इन्होंने 5 तो लिख रखा है, 6 गायब ही कर दिया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा, ये वैसे भी रॉन्ग है और वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो इस वाली टर्म में 5 है और इसमें 6 है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल तो होते नहीं है कि भाई कट होकर कैंसिल होकर चले गए, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, ये जो 1/5 है, ये 5 अगर उधर ऊपर जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये क्या बनेगा 5/6 बनेगा। बट यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है 6/5 दिया है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन का आपको करेक्ट दिया है। यहाँ पर क्या है, इसका जो 1/5 था, ये वाला 5 इधर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 5/6 बन जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन ही क्या है भाई इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या आ गया भाई ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं, रेट लो फॉर द रिएक्शन A+2B और ये कन्वर्ट हो रहा है C में, इज फाउंड टू बी। यहाँ पर देखो रेट लो दे रखा है आपको इस रिएक्शन के लिए, और आगे क्वेश्चन में बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, कि जो बी है ना उसकी कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज कांस्टेंट, और ए की कंसंट्रेशन को हमने चेंज नहीं किया, वो कांस्टेंट है। तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी, तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है उस पे क्या इफेक्ट आएगा, वो सेम रहेगी, डबल हो जाएगी, क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। रेट लो जो आपको दे रखा है इसके अकॉर्डिंग जो रेट का एक्सप्रेशन है वो क्या है भाई, रेट इज इक्वल टू में ये आपको गिवन है के और कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो फर्स्ट कंडीशन में तो रेट ये हो गया नॉर्मल जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब आपने बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट लो कैसे लिखा जाएगा, मतलब ये रेट कैसे लिखेंगे भाई हम, रेट इज इक्वल टू में के
और कंसंट्रेशन ऑफ ए और अपॉन में क्या मतलब ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ बी, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन को डबल किया और ए को कांस्टेंट रखा है। अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर देखो 2 आप बाहर लिख लो इस तरह से के और कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब देखो ये जो पूरी टर्म है ना, ये किसके इक्वल है? ये सेम पहले वाली मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन थी उसके लिए रेट है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर दिया तो यहाँ पर जो रेट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा, यानी कि पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास में हमने रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।